Hello everyone, welcome to this video, and you know that this is the video lecture 3 for metal and non-metal. And before this video we have studied about the introduction of metal and non-metal and many facts about them, and then after we come to know about the physical properties of metal and non-metal and also the exception based question and a reactivity series. But in this video we will learn about the chemical properties of metal and non-metal. Then after we will put the differences between the metal and non-metal on the basis of physical property and chemical property. So let's start. फर्स्ट हम लोगों को क्या करनी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेटल का हम लोग क्या करेंगे, पहले मेटल्स वाले को देख लेंगे कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल्स यहाँ रिएक्शन देखेंगे हम लोग, रिएक्शंस किसकी देखेंगे, तो मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स की वाटर के साथ, मेटल्स की डाइल्यूट एसिड के साथ और मेटल्स का सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स के साथ। चूंकि पिछले वाले वीडियो में हमने मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को देखा था और वहाँ देखा कि किस प्रकार लो टेम्परेचर में कुछ मेटल्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं और उस प्रोडक्ट का कलर क्या होता है। साथ में मैंने यह भी दिखाया कि सोडियम और पोटेशियम कुछ ऐसे मेटल थे जो लो टेम्परेचर एंड इवन एट हाई टेम्परेचर में भी जो है वो काफ़ी विग्रसली जो है रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके हीट जनरेट करते हैं, जिसके कारण जो है लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस लाइट एनर्जी मीन्स फ्लेम का कलर भी हमने देखा। वहीं पर कुछ मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ लो टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं कर रहे थे और तो हमने उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद पाया कि वो भी रिएक्शन करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट का कुछ कलर होता है, उनमें से कुछ एक जो है वो भी लॉ जनरेट करते हैं और उस लॉ का कलर भी हमने देखा। तो ऑक्सीजन वाले जो रिएक्शन है वो तो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास वाटर का, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोगों के पास जो ऐसे से चैप्टर हैं, चाहे कार्बन इट्स कंपाउंड हो, मेटल नॉन मेटल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इतना डिफ़िकल्ट लगता है कि बच्चे जो है हिम्मत हारने लगते हैं। क्या हम कर पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे? तो ऐसा कभी भी हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम लोग जो है हम लोगों का थिंकिंग बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी ही तस्वीर बदल दे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग आगे आते हैं। पहले कुछ मेटल्स को देखते हैं कि कौन कौन से मेटल्स हैं जो रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। तो अब हमारा क्या है, रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर। किसकी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर मेटल्स की रिएक्शन हो रही है। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ, ठंडी वाटर जो है उसके साथ। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर रखा है कि 2NaH2O यहाँ पर बैलेंस कर रखा है, बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, हीट रिलीज होता है। पोटेशियम की बात करें, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये भी वही है कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, साथ में हीट जनरेट होता है। एक और मेटल है कैल्शियम की बात करेंगे तो ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन इसमें हीट जनरेट नहीं होता है। आप इसके बेसिक फॉर्मेशन को देखेंगे, बेसिक फॉर्मेशन क्या है। जैसे यहाँ पर ये आप देखेंगे कि सोडियम क्या है, एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है और वाटर में जो ये हाइड्रोजन है इसको मेटल नॉन मेटल ऐसे दोनों में ही रखा जाता है, मेटल नॉन मेटल में दोनों ही रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। कारण क्या है, कारण यह है कि सोडियम
हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अधिक रिएक्टिव है। और मैंने बताया कि अधिक रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को उसके जगह से हटा के खुद उसके जगह को ले लेगा। यहाँ पर सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, ऑक्सीजन का साथ हो लिया, एक नया प्रोडक्ट बनाया। तो इस चीज को कैसे दिखाएंगे? यहाँ तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उधर भी दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले ये जानिए, कोई भी मेटल है वो वाटर से रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है तो वो अपना ऑक्साइड बनाता है। सोडियम अपना ऑक्साइड बना लिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया और हीट जनरेट किया। तो कौन सा हमारा इक्वेशन सही है? यहाँ हमारे समक्ष दो इक्वेशन आ गए। कौन सा सही है? ये आपके जो है ये बेसिक है, आपके बेसिक है। अगर कोई भी पूछता है कि सोडियम वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो वह सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो वो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। तो फिर ये हाइड्रोक्साइड की बात क्यों हो रही है? देखिए, यहाँ पर आप समझेंगे कि जब ये तो फिनोमिना है हमारा, सोडियम वाटर से रिएक्शन किया, सोडियम ऑक्साइड, लेकिन इस सोडियम ऑक्साइड बना, वो बनकर कहाँ पर है? उस वाटर में सॉल्यूबल है। पानी है ना भाई, पानी है ये सोडियम को पानी में मिलाया तभी तो रिएक्शन करेगा। तो जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट हमारा क्या है? Na2O, सोडियम ऑक्साइड है। लेकिन जब ये वाटर में सॉल्यूबल ही रहेगा, वाटर में सॉल्यूबल ही रहेगा, जैसे पानी में मैंने चीनी डाल दिया तो उसमें क्या है? वो जो जिसको मैंने डाला तो क्या है? वो चीनी है, शुगर है ना। लेकिन जो बना, ओवरऑल जो बना वो चीनी और पानी के साथ, वो क्या बना? वो हाइड्रोक्साइड बना। इसलिए आपके पुस्तक में NaOH दिया गया है। इज दैट क्लियर? अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे कि कोई मेटल, सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, वाटर से रिएक्शन करता है तो उस मेटल का ऑक्साइड बनता है। लेकिन जब वो पानी में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो वो मेटल का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए हम लोग यूज करते हैं OH। ठीक है। दूसरे वाले को देखेंगे, पोटेशियम वाटर से रिएक्शन करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यहाँ पर देखेंगे OH हाइड्रोक्साइड, साथ में H2 रिलीज होता है और हीट जनरेट होता है। इन दोनों ही केस में हीट जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है काफी रिएक्टिव है। इन दोनों में अधिक रिएक्टिव कौन है, सोडियम या पोटेशियम? रिएक्टिविटी सीरीज के टेबल को देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि पोटेशियम अधिक रिएक्टिव है। ठीक है। क्यों अधिक रिएक्टिव है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ हो या वाटर के साथ हो, ये रिएक्शन करके बहुत ज़्यादा हीट रिलीज कर देता है, बहुत अधिक हीट रिलीज करने लगता है। किसके कंपैरिजन में? सोडियम के कंपैरिजन में। तो यहाँ भी हमारा जो बेसिक बनेगा वो क्या बनेगा कि पोटेशियम जब रिएक्शन करता है H2O के साथ तो वो क्या बनाता है? अपना ऑक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। और साथ में यहाँ पर देखिए, ये सॉलिड फॉर्म में, याद रखेंगे ये आपके सॉलिड फॉर्म में है, Na2O, K2O सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जब इस फॉर्म को लिखेंगे NaOH तो ये एक्वेस फॉर्म में होगा। एक्वेस क्या? जो चीज़ पानी में घुला हो, घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, जैसे शरबत, वो एक्वेस हो गया। ठीक है। H2O और प्लस हीट रिलीज करता है। ये हमारा बेसिक फंडा है। बेसिक फंडा ये है, ओवरऑल आपके पुस्तक में ये और ये दी गई है। यहाँ किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है? मेटल नॉन मेटल रिएक्शन, नहीं, मेटल नॉन मेटल रिएक्शन। एक मेटल ने नॉन मेटल को क्या किया? नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, पोटेशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ऑक्सीजन के साथ मिल गया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है आपको पता है? एक्सोथर्मिक प्लस रेडॉक्स के बारे में आप जानते ही हैं।
जहां दोनों साथ में होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिएक्शन जब साथ साथ होने लगे तो वो रेडक्स कहलाता है। और एक्सोथर्मिक जहाँ हीट जनरेट हो, तो इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। किसके साथ रिएक्शन कराया, वाटर के साथ। अब कैल्शियम की बारी है। कैल्शियम ने भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन किया, कोल्ड वाटर के साथ, और कैल्शियम ये क्या बनाएगा बताइए, तो बेसिक इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, प्लस यहाँ पर नो हीट जनरेट नहीं होगा। तो जनरेट क्या होगा, देखिए बबल्स जो है तीनों ही केस में हमारा बबल्स देखने को मिल रहा है। किसका बबल्स, हाइड्रोजन गैस का बबल्स निकल रहा है। यहाँ पर बबल्स, बबल्स जानते हैं आप, बुलबुले, बबल्स प्रोड्यूस्ड, बबल्स प्रोड्यूस्ड। अब इस चीज को यहां ध्यान रखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं, हाइड्रोजन के बबल्स हैं, वो क्या हो रहा है कि बहुत केसेस में आप देखे होंगे कि जब कैल्शियम को रिएक्शन कराया गया वाटर के साथ, तो वो कैल्शियम का जो सॉलिड मटेरियल है वो तैरने लगता है, वाटर पर तैरने लगता है। ये क्या हो रहा है, स्विम करने लगता है। आप ये भी जानते हैं कि कैल्शियम की डेंसिटी जो है, डेंसिटी कैल्शियम की, डेंसिटी ऑफ कैल्शियम वो लेस देन है कि मोर देन है, मोर देन H2O। तो भैया ये तो हमने लोअर क्लास में पढ़ा कि कोई भी सामान पानी में कब डूबता है, जब उसकी डेंसिटी पानी से अधिक हो जाती है। लोहे की बात करेंगे, आयरन की, तो आयरन की डेंसिटी वाटर से अधिक है तो पानी में डूब जाता है। कैल्शियम की डेंसिटी वाटर से अधिक है, तो फिर क्यों नहीं डूबता, क्यों वो फ्लोट करने लगता है? तो इसका कारण है क्या, नोट करेंगे यहाँ पर, नोट टाइनी बबल्स, बबल्स formed and stick माने होता है चिपकना, stick to the surface of कैल्शियम। कैल्शियम के सरफेस पर चिपक जाता है कौन, हाइड्रोजन के बबल्स। तो फिर यहां क्यों नहीं चिपका? क्या ये भी पानी में तैरेंगे, फ्लोट होंगे सोडियम? यस होंगे। क्यों होंगे? इसका भी क्या हाइड्रोजन के बबल्स निकल आएंगे और वो उसके सरफेस में चिपक जाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो लोअर होती है किससे, H2O से। पानी से कम होती है डेंसिटी, तो पानी से कम डेंसिटी होगी तो ऑटोमेटिक वो तैरेगी, इस कारण ये तैरते हैं। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हीट जनरेट हुआ, ये बहुत अधिक हीट जनरेट होता है, बहुत। मैंने कहा था ना कि सोडियम और पोटेशियम को छेड़ो मत, वरना ये छोड़ेगा नहीं। ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से करता है और हीट जनरेट करता है। तो सोचिए इसको आपने वाटर दे दिया, वाटर इज लाइफ, और जैसे ही वाटर दिया तो इतना तेज़ी से रिएक्शन करेगा, धमाका कर देगा, काफ़ी धमाका होगा, आवाज़ निकलेगा इसमें से और बहुत तेज़ी से हीट जनरेट होगा। यही हीट क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को जला देगा, तभी आग जलता हुआ दिखता है। ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, इट हीट जनरेशन की वजह से हाइड्रोजन गैस जल जाएगा, तो चिपकने वाला तो है नहीं, तो नहीं ये चिपकेगा नहीं, इसमें स्टिक नहीं होगा। तो ये तैरता क्यों है, ओरिजिनली क्या है, डेंसिटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम लेस देन वाटर। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ कैल्शियम में तो हीट जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पर हीट हुआ क्या, हीट नहीं हुआ जनरेट।
तो ये हाइड्रोजन बचा रह गया, ये हाइड्रोजन आकर चिपक गया कहाँ पर, इस कैल्शियम के साथ, कैल्शियम की सतह में चिपक गया। तो इससे क्या होता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है वाटर से, और डेंसिटी कम होगा तो ये क्या होगा, सरफेस ऑफ कैल्शियम चिपक गया, देन कैल्शियम विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन दे सकता है, कई बार दिया भी है कि कैल्शियम जो है पानी में क्यों तैरता है। कारण है कि कैल्शियम जब पानी से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन के बबल्स जो निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं, वो कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं, उससे डेंसिटी उसकी कम हो जाती है और इसलिए वो पानी की सतह पर तैरने लगता है। इज दैट क्लियर। तो ये तीन ही मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, जो कि ठंडी पानी से रिएक्शन कर सकते हैं। बाकी के जो मेटल हैं क्या वो रिएक्शन, या तीन मेटल्स को याद रखेंगे। साथ में मैंने बताया कि पोटेशियम सबसे अधिक रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है। ये तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने इसी क्रम में इन्हें सजाया है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन हुआ यहाँ पर, तो यहाँ हुआ मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये एक्सोथर्मिक होता है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक है, प्लस रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर हो गई यहां तक। अब हम लोग वाटर के साथ ही मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे, बट इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, हॉट वाटर से रिएक्शन कराएंगे। इनको भी कराना है क्या, ये तो जब ठंडी, ये जब हवा से रिएक्शन कर रहे थे, ये जब ठंडी वाटर से रिएक्शन कर रहे थे, तो इनको यदि गरम गरम पानी दे दिया जाए तो समझिए क्या है कि आग में घी डाला जा रहा है। आग में घी डालने से क्या होगा, आग की बड़ी बड़ी लपटें उठेंगी, और इनको तो ठंडी वाटर से ही रिएक्शन करने का शौक है। अब तो और आराम मिल जाएगा, और धमाका वगैरह करने लगेगा। कौन, सोडियम पोटेशियम। तो ये तो करेंगे ही करेंगे, ये कोल्ड वाटर से करेंगे, ये हॉट वाटर से करेंगे, ये स्टीम से करेंगे। बाकी के अदर मेटल्स को देख लें जो इनके बाद हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अदर मेटल्स जो कि रिएक्शन करेंगे विथ हॉट वाटर। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के तहत जो है, इसके पहले हमने क्या देखा, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ कोल्ड वाटर, वहाँ ठंडे पानी के साथ कौन कौन से मेटल ने रिएक्शन किया, तो वहाँ किया था सोडियम ने, पोटेशियम ने और कैल्शियम ने। अब देखेंगे हम लोग हॉट वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल्स जो है वो हॉट वाटर, देखिए वाटर है मतलब वो हॉट हो, कोल्ड हो या फिर गैसियस फॉर्म में हो, इन तीनों ही अवस्था में क्या होती है, H2O ही लिखाता है। लेकिन फर्क क्या है, अगर वो बर्फ होगा तो यहाँ सॉलिड, अगर वो वाटर है तो वहाँ पर लिक्विड, अगर गैसियस फॉर्म में जब हम लोग स्टीम की बात करेंगे तो उस समय गैस दिखाएंगे। अब यहाँ देखेंगे कि मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो ये मैंने क्या बताया था, ओवरऑल रिएक्शन, चूँकि मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन जब ये सॉल्यूबल, मतलब ये एक्यूअस लिखा है, मतलब क्या है कि सॉल्यूबल, सॉल्यूबल जब ये पानी में घुल जाएगा तो पानी में घुलने के बाद ये क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो, क्योंकि मेटल्स हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, प्रोडक्ट बना है मेटल का ऑक्साइड। बट जब वो पानी में है, वाटर में हम लोगों ने उसको डाला तो वहाँ रिएक्शन वाटर के अंदर हो रही है, तो वो वाटर में घुल रही अवस्था में है, इसके कारण इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब बैलेंस किया हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन के 2 तो ऑक्सीजन के 2, मैग्नीशियम के 1, मैग्नीशियम के 1। इसमें क्या होता है,
हाइड्रोजन गैस जो है ये बुलबुलों के फॉर्म में बाहर आती है, ठीक है। और जब ये जैसे मैग्नीशियम का एक रिबन ले लिया गया, ये रिबन है, तो इसके ऊपर जो है इसके लेयर में ये बुलबुले चिपक जाते हैं, ठीक है। इसके सरफेस में ये हाइड्रोजन गैस के, चूंकि यहाँ हीट जनरेट नहीं हो रहा, मैंने कहा था कि सोडियम और पोटेशियम के केस में वहाँ हीट जनरेट होता है तो हाइड्रोजन में आग लग जाता है, हाइड्रोजन खत्म। लेकिन वहीं हमने देखा था कैल्शियम वाले केस में, तो कैल्शियम में भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकले और वो जो है उसके लेयर में, उसके सरफेस में चिपक गए, जिसके कारण इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और पानी में तैरने लगता है। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम के साथ भी होता है। तो जो भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, H2 के बुलबुले, वो इसमें चिपक गए। अब ये जब वाटर सरफेस में है तो ये क्या होगा, ये फ्लोट करेगा, ये तैरेगा। फ्लोट करेगा मीन्स तैरेगा। तो एक क्वेश्चन पूछ देगा ना कैल्शियम के जैसा, इसका भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वाई डज मैग्नीशियम फ्लोट, वाई डज मैग्नीशियम फ्लोट। मैग्नीशियम का जो देख रहे हैं, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हम लोगों को नहीं बोलेगा मैग्नीशियम, वाई डज मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आफ्टर द रिएक्शन ऑफ विथ हॉट वाटर, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो रीजन हम लोग लिखेंगे एज द रिएक्शन टेक्स प्लेस, जैसे ही रिएक्शन टेक्स होता है, पूर्ण होता है, तो क्या होता है, द बबल्स formed sticks to the surface of the magnesium, ठीक है। देन इट्स डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो क्या हो जाएगा, लोअर देन वाटर हो जाएगा, एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ये हो गया हमारे सवाल का जवाब, ठीक है। क्या मैग्नीशियम ही हॉट वाटर से रिएक्शन करता है? नहीं। यहाँ पर नोट कर लेंगे, हम लोग नोट करेंगे कि सबसे पहले हम लोग का क्या था, पोटेशियम, फिर आ गया सोडियम, फिर आ गया कैल्शियम। इतना तक का हमने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देखा था, कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड H2O। और अब जो आया, अब आया हमारे पास मैग्नीशियम, जो कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, H2O, हॉट H2O। क्या ये तीन भी करेंगे? भाई ये तीन तो करेंगे ही। यदि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं तो हॉट वाटर के साथ तो और धमाका मचा देंगे। जैसे पोटेशियम की बात करें तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा था कोल्ड वाटर के साथ, इसको यदि हॉट वाटर दे दे और हॉटनेस दिया गया तो ये और ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, ठीक है। सोडियम के साथ भी वैसा होगा, कैल्शियम के साथ भी वैसा ही होगा। और मैग्नीशियम की बात हो रही है क्योंकि मैग्नीशियम जो है इस कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा था, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, कोल्ड वाटर के साथ ये तीनों कर रहे थे, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ कर रहे थे। और ये अब टोटल ओवरऑल जो हो गया, ये चारों हॉट H2O से करेंगे। समझ में आई मेरी बात? मैंने कहा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे थे और कोई भी मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम को रिएक्शन कराने के लिए वाटर के साथ वाटर को गर्म करनी पड़ी, तो वो गर्म पानी के साथ रिएक्शन किया, कोल्ड के साथ नहीं किया। ये तीनों जो है हॉट के साथ भी करेंगे और कोल्ड के साथ, लेकिन चारों जो है, अगर हम चारों की बात करेंगे तो चारों हॉट वाटर में रिएक्शन कर रहा है, लेकिन कोल्ड में कौन कर रहा है? ये तीन, और हॉट में केवल
Mg, तो Mg को ये नहीं बोलेंगे कि Mg इज द मेटल विच रिएक्ट ओनली विथ हॉट वाटर, नॉट कोल्ड वाटर, बट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर। क्लियर हो गया। तो इसके अंतर्गत हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए सजाते हैं कि सबसे अधिक रिएक्टिव ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, माने पोटेशियम सबसे अधिक रिएक्टिव, उसके बाद सोडियम, उसके बाद उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम। अब इसके बाद मैग्नीशियम के बाद जो मेटल्स आते हैं, क्या वो रिएक्शन करते हैं? इनके साथ नहीं करते हैं। ना तो वो कोल्ड वाटर के साथ करेंगे, ना वो हॉट वाटर के साथ करेंगे। तो वो किन के साथ करेंगे? वो स्टीम के साथ करेंगे। एक चीज़ और नोट कर लेंगे यहाँ, मैग्नीशियम की जब बात हो रही है तो इसी बेस पर एक क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम को जलाने के पहले उसको सैंड पेपर से क्यों साफ किया जाता है? ठीक है, मैग्नीशियम को जलाने के पहले सैंड पेपर से क्यों साफ किया जाता है? तो देखिए, जैसे ये मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का हमने रिएक्शन देखा था MgO2 के साथ करके MgO का परत बनाया था। ठीक है, लेकिन जब इसको जलाया जाता है तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या बनाया था? एक प्रोटेक्टिव लेयर। तो इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया? एक प्रोटेक्टिव लेयर। किसका बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ गया। अब जब भी जलाना हो तो जलाने के पहले इस सैंड पेपर से इसको, जैसे होता है ना लोहे में जंग लग जाता है, आयरन में रस्टिंग हो जाती है, तो क्या करते हैं हम लोग? सैंड पेपर से उसको घिस देते हैं, साफ होता है। तो सैंड पेपर लेंगे तो क्या होगा? ये वाला पार्ट ये साफ हो जाएगा। अब यदि हम लोग इसको जलाएंगे तो ये जलेगा। तो कारण क्या था? वेन मैग्नीशियम reacts with O2, it forms MgO। ठीक है, it forms a layer of MgO on the surface of रिबन। मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पर ये क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। देयरफॉर बिफोर बर्निंग, जलाने के पहले, बिफोर बर्निंग वी मस्ट क्लीन इट विथ सैंड पेपर से साफ करेंगे तो उसका ऑक्सीजन के साथ उसके लेयर का संपर्क होगा, तब वो जलेगा, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वो जल नहीं सकता। ठीक है, क्लियर हो गई। अब हम लोग कुछ सबस्टांस को रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक। अब कुछ सबस्टांस जो, कुछ ऐसे मेटल्स जो रिएक्शन नहीं किए थे किसके साथ? तो वो ना तो कोल्ड वाटर के साथ ना हॉट वाटर के साथ। तो वैसे मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिसमें कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये चारों को चारों हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे थे, मैग्नीशियम नहीं। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद के मेटल्स को देखेंगे जो कि एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है।
ये स्टीम के साथ, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग का क्या है, ये स्टीम के साथ ये पानी का ही तो फॉर्म है ना, H2O ही है, पानी का ही डिफरेंट फॉर्म है। तो मेटल्स जब स्टीम से रिएक्शन करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड, क्या यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा? पहला क्वेश्चन है कि जब मैंने कहा था कि वाटर से रिएक्शन करने के बाद वो मैंने क्या कहा था कि वहाँ ऑक्साइड बनेगा, लेकिन जब वो वाटर सॉल्यूबल होगा तो वो वाटर सॉल्यूबल के फॉर्म में हाइड्रोक्साइड होगा ना, लेकिन यहाँ तो वेपर के रूप में वाटर है, अब उसमें तो घुल नहीं रहा है, उसके साथ केवल रिएक्शन कर रहा है। वाटर चाहे वो ठंडी हो या गर्म हो, उसमें वो घुला हुआ था, इसके कारण हाइड्रोक्साइड बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या, वेपर माने गैस के फॉर्म में, तो यहाँ क्या बनेगा, जो ओरिजिनल फॉर्म था हमारा मेटल ऑक्साइड, वो बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ में हीट भी दिखा देंगे। सब केस में हीट ही प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लेकिन हीट जनरेट होता है। आप देखेंगे यहाँ पर एल्युमिनियम वाटर के साथ, यानी ये गैसियस फॉर्म में है, स्टीम है, तो इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, Al2O3, ठीक है, Al2O3। और ये जो है सॉलिड फॉर्म में है। देखिए वहाँ पर मैंने लिखा था एक्वेस फॉर्म, एक्वेस का मतलब सॉल्यूबल इन वाटर, यहाँ सॉलिड फॉर्म में बच रहा है, वेपर जो गैस है वो गैस के रूप में निकल गया। साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हो रहा है और हीट ये जनरेट हो रहा है। पहले सबको लिख ले, उसके बाद बैलेंस करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी देखेंगे जिंक का स्टीम के साथ रिएक्शन होता है, यानी वाटर के साथ, तो क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड। इसी तरह आयरन का भी स्टीम के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होगा, आयरन का ऑक्साइड Fe3O4। ये सारे सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, हीट भी जनरेट हो जाएगा, जनरेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 1 है, तो कैसे करेंगे बैलेंस हम लोग। ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन इधर 3 एटम है, तो उधर भी हमारा 3 एटम होना चाहिए, तो क्या करेंगे, और हाइड्रोजन को भी तो बढ़ाना होगा। देखिए यहाँ 3 बैठाइए पहले ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन 3, अब हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 3 को 2 बार पढ़े 6, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, 3। अब एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ हम लोग 2 रख देंगे, बैलेंस हो गया। ये क्या बना, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ क्या बना, जिंक ऑक्साइड, यहाँ आयरन ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है। आप देखेंगे कि ये बैलेंस हो गया, Zn एक ही है, ऑक्सीजन एक ही है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस किया हुआ। Fe 3 है, यहाँ 3 लगा देंगे। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ हम लोग 4 लगा देंगे, 4 ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन हो गया 4 2 8, यहाँ हम लोग 4 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। तो ये सारे किससे कर रहे हैं, ये सारे स्टीम से रिएक्शन कर रहे हैं, भाप से, वेपर,
से रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल का ऑक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और हीट जनरेट हो रहा है। क्या इसमें लाइट जनरेट होगा, आग पकड़ेगा? नहीं, ये हीट जो है ये लेस क्वांटिटी में, यहाँ पर लेस क्वांटिटी, सब में लेस है, लेस क्वांटिटी में। ठीक है। एल्युमिनियम की एक नोट करेंगे एल्युमिनियम के बारे में कि एल्युमिनियम का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि एल्युमिनियम का यूज़ यूटेंसिल बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि वो डक्टाइल होता है, वो तो वायर के लिए होगा, क्योंकि वो मैलिएबल होता है। दूसरा, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हीट एक जगह से दूसरे जगह कंडक्ट करके जाता है। आयरन जब भी रिएक्शन करेगा तो मॉइस्चर की उपस्थिति में करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ये स्टीम से करेंगे तो नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये सारे फॉर्म किसके हैं, वाटर से रिएक्शन। अब सबसे पहले हमारा रिएक्शन हुआ था पोटेशियम, फिर उसके बाद हुआ था सोडियम, फिर उसके बाद हुआ था कैल्शियम। ये तीनों ने तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया था, लेकिन इसके बाद वाला मेटर कोल्ड से रिएक्शन नहीं कर रहा था, उसके कारण उसको रिएक्शन कराया गया हॉट वाटर के साथ, मैग्नीशियम को। ये देखिए मैं इसको अरेंज भी कर रहा हूँ किस ऑर्डर में, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उस ऑर्डर में, सबसे अधिक पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। अब हमने तीन को देखा, एल्युमिनियम, जिंक और Fe को, इनको भी देखे। तो इसके बाद न सजाएंगे हम लोग, यहाँ इसके बाद में सजाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को पता नहीं है कि इन तीनों में कौन अधिक रिएक्टिव है। तीनों तो स्टीम से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन एल्युमिनियम अधिक रिएक्टिव है जिंक से, या जिंक एल्युमिनियम से, या आयरन जिंक से एल्युमिनियम से, कौन अधिक रिएक्ट है पता नहीं, इसको हम लोग बाद में यदि करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान गए हम लोग, फिलहाल हम लोग जान गए कि पोटेशियम कोल्ड वाटर से, हॉट वाटर से, स्टीम से, तीनों से रिएक्शन करेगा। जैसे जैसे रिएक्शन कराएंगे, कोल्ड से थोड़ा कम हीट, हॉट वाटर से थोड़ा ज़्यादा हीट, और स्टीम से और ज़्यादा हीट। सोडियम कोल्ड, हॉट, स्टीम तीनों से, कैल्शियम तीनों से, और मैग्नीशियम दो से। दो कैसे, दो से कैसे हुआ, यहाँ पर सोचिए ज़रा सा। इनको जो है ठंडे पानी से मैंने तीनों को रिएक्शन दिखाया था, इन तीनों को कोल्ड से दिखाया, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं कर रहा था कोल्ड से, तो इसको मैंने दिखाया हॉट से, और मैंने कहा था कि ये चारों जो है अब हॉट से रिएक्शन हो जाएगा। जब ये तीन कोल्ड से हो रहा था तो तीनों हॉट से क्यों नहीं होगा, मतलब एक Mg भी आ गया तो 4 ग्रुप बन गया हॉट वाटर में, लेकिन 3 ग्रुप बना कोल्ड वाटर, कोल्ड में 3 और हॉट में 4 हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एल्युमिनियम जिंक, एल्युमिनियम जिंक आयरन, ये हमारा कर रहा है स्टीम से। ठीक है, ये तीन जो है ना तो कोल्ड वाटर से कर रहा ना हॉट वाटर से कर रहा। ठीक है, ये तीन नहीं कर रहा। तो हमारा यहाँ है कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन, अब स्टीम के साथ रिएक्शन में ये सारे आ जाएंगे स्टीम के साथ। अब ओवरऑल सारे के सारे मेटल, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस सब आ जाएगा स्टीम में। मतलब समझ गए कि स्टीम ऐसा है जिसमें सारे मेटल, लोहे के पहले, आयरन वाले के पहले सारे मेटल जो है वो स्टीम से रिएक्शन कर जाएगा। कोल्ड से कौन करेगा, तो ओनली पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम।
हॉट से कौन करेगा, हॉट से ये 4 करेंगे, हॉट से ये 4 करेंगे। मैग्नीशियम के लिए मैंने दिखाया था, लेकिन ये तीनों भी हॉट से करेगा जब कोल्ड से कर रहा। तो अब मैग्नीशियम हॉट से कर रहा तो मैग्नीशियम स्टीम से भी करेगा। मतलब ये 3 जो है ना कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे ना हॉट वाटर से करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे तो स्टीम से। तो अब स्टीम की बात हो गई तो स्टीम में सारे आ जाएंगे। समझ में आई या नहीं आई? अगर बोलेंगे ये 3 कोल्ड से करेगा, बिल्कुल नहीं। हॉट वाटर से करेगा, नहीं करेगा। स्टीम से करेगा, करेगा। ये 3 कोल्ड वाटर से कर रहा था, ये हॉट वाटर, मतलब 4 हॉट वाटर से, फिर ये 3 स्टीम से। तो अब स्टीम से सारा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफ्यूजन है लगता अभी भी। देखिए कोल्ड वाटर में मैंने बारी बारी से इन सारे मेटल्स को डुबोया, रिएक्शन हुआ तो ओनली पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम रिएक्शन किया, बाकी वैसे ही पड़ा रहा। ठीक है। दूसरा बार अब हमने क्या किया, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको हॉट वाटर में डाल दिया। हॉट वाटर में ये चारों रिएक्शन करने लगे। जो कोल्ड में करेगा वो हॉट में भी करेगा। मैग्नीशियम ऐसा नहीं कि जो हॉट में करेगा वो कोल्ड में भी करेगा, कोल्ड में जो करेगा वो हॉट में, स्टीम में, सब में करेगा। तो ये जो है 3 1 4 चारों रिएक्शन किया हॉट वाटर में, ये 3 नहीं किया। अब हम लोग वेपर के साथ रिएक्शन कराएं इन सारे को, तो हमने देखा कि सारा ही रिएक्शन कर रहा है। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि मेटल्स जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों को यहाँ तक पता है, यहाँ तक का रिएक्टिविटीज पता है। ठीक है। अब जो 3 आए थे इनमें से सबसे अधिक रिएक्टिव और सबसे कम कौन है और मॉडरेट कौन है, इसको परखने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ टेस्ट ट्यूब लेंगे, कुछ टेस्ट ट्यूब और उसमें सेम क्वांटिटी में एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स डाल देते हैं। डाइल्यूट एसिड डाल दिया हमने। ठीक है। मान लीजिए H2SO4 ही डाल दिया, ये डाइल्यूट फॉर्म में, सब में H2 जैसे सेम क्वांटिटी में, जितना मिलीलीटर इसमें है सारे में उतना ही होगा। अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, बाकी के जितने भी हैं, जैसे एक यहाँ तक हमने फाइंड कर दिया, तो इसलिए मैग्नीशियम को तो लेना ही है, ये मैग्नीशियम वाला है। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एक टुकड़ा यहाँ डाल दिया। फिर क्या है जिंक, जिंक का टुकड़ा डाल दिया। फिर क्या है आयरन, आयरन का टुकड़ा डाल दिया। और इसके फर्दर वालों को भी हम लोग ले लेंगे, जैसे हमारा लेड है, कॉपर है, उसको भी ले लेते हैं। तो लेड का हो गया, ये कॉपर का हो गया, और यहाँ पर जो है हम लोग Ag, Au और Pt तीनों को ले लिया। अब जैसे ही ये मेटल्स इसमें जाते हैं तो ये रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, एसिड्स के साथ मेटल रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन क्या होती है, प्रत्येक में हम लोग देखेंगे, रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो सबसे तेजी से हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रहा है। अभी केवल हमने यहाँ से लिया, इनको नहीं लिया। देखिए ये दोनों आप याद रखेंगे, कभी भी इनको एसिड्स के साथ, यानी पोटेशियम सोडियम को एसिड्स के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन इनको रिएक्शन कराते नहीं हैं, क्योंकि ये सोचिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये वाटर कोल्ड वाटर के साथ करता है, हॉट वाटर के साथ करता है, स्टीम के साथ करता है, तो उतना अधिक एक्सोथर्मिक होने के कारण बहुत अधिक क्वांटिटी में हीट जनरेट करता है। अगर हमने एसिड्स के साथ रिएक्शन करा दिया तो एसिड तो अपने ही हीट है, और ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा होगा, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, लैब में इनकी टेस्ट नहीं होती है। मतलब पोटेशियम और सोडियम को जो है ये एसिड्स के साथ टेस्ट नहीं किया जाता। तो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, कॉपर और मैग्नीशियम हम लोगों को पता ही है।
तो मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, यहाँ पर हो गया सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। जब हमने बुलबुला देखा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकल रहा है सब में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवोल्व होता है कब, जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, यहाँ पर नहीं निकल रहा है, माने ये एसिड्स के साथ तीनों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। कौन? तो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। इनमें ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा क्वांटिटी में बुलबुले निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं, इसमें कम निकल रहे हैं, इसमें थोड़े और कम निकल रहे हैं, इसमें थोड़े और कम निकल रहे हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, यहाँ कम। मतलब इसमें सबसे अधिक, इसमें सब उससे कम, इसमें उससे कम, इस तरह करके जो है बुलबुले निकल रहे हैं और इसमें नहीं निकल रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस तो निकलता ही है, ये हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रहा है, और साथ में क्या होता है, साथ में आपका हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है। जिसमें अधिक बबल्स निकल रहे हैं हाइड्रोजन गैस के, वो अधिक हीट जनरेट कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, थर्मामीटर से। कौन सा थर्मामीटर? हमारे पास एक लेबोरेटरी वाले थर्मामीटर हैं, दूसरा क्लिनिकल वाले हैं। तो क्लिनिक वाले नहीं यूज़ करना, लैब वाले थर्मामीटर को जब इसमें डीप करेंगे तो उससे पता चलेगा कि किसका टेम्परेचर अधिक है। तो भी हम लोग देखेंगे इसका टेम्परेचर सबसे अधिक, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। तो ये हम लोगों को पता चल गया कि एल्युमिनियम जो है जिंक से अधिक और जिंक आयरन से अधिक रिएक्टिव है। ठीक है। अब हमारे पास बच रहा है कौन? तो हमारे पास कॉपर है, कॉपर का भी हो गया। अब ये तीन जो है, ये तीन में कौन रिएक्टिव है? क्या रिएक्टिव नहीं है, इसको लिस्ट रिएक्टिव में बोला जाता है कि लिस्ट रिएक्टिव माने रिएक्शन करता है लेकिन बहुत कम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि एसिड। अब हमारा टॉपिक है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। यहाँ पर नोट करेंगे, नोट। ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि जो अधिक बबल्स दे रहा है, जिसमें अधिक हीट जनरेट हो रहा है वो अधिक रिएक्टिव, जिसमें उससे कम हो रहा है उससे कम रिएक्टिव। मेटल्स जब भी रिएक्शन करे, मेटल्स जब भी रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड, वह एसिड हो सकता है HCl, वह एसिड हो सकता है H2SO4, वह एसिड हो सकता है HNO3, HNO3। ठीक है। ये सारे हो गए मिनरल एसिड, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड यू नो दैट वेरी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स। तो ये रिएक्शन करने के बाद जो है वो मेटल का सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट प्लस H2 गैस इवोल्व होगा और साथ में हीट जनरेट होगा। ये आप नोट करेंगे, यही है रिएक्शन का फिनोमिना। लेकिन आप याद रखेंगे कि इसमें HCl और H2 का, H2SO4 का ही रिएक्शन हम लोग दिखाएंगे। ये HNO3 नाइट्रिक एसिड का नहीं दिखाएंगे। नाइट्रिक एसिड का क्यों नहीं? ये जो है काफ़ी, माने बोला जाए तो काफ़ी और काफ़ी बहुत अधिक, ये जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। और साथ में और क्या है, इसके लिए मैं बताऊंगा इसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे HCl और H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले कुछ मेटल्स को लेते हैं। जैसे हमने कहा कि पोटेशियम और सोडियम को छोड़ देना है, इनको रिएक्शन नहीं कराना है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसे हम लोग लेते हैं, कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, तो ये सारे जो है सॉलिड फॉर्म में हैं,
अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके एग्जाम्पल देकर समझेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में इन सभी को अरेंज कर देंगे ताकि हमें ये मेटल से एसिड को रिएक्शन कराने में कोई दिक्कत ना हो। क्यों मैं अरेंज कर रहा हूँ आगे आप लोग समझेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में, इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज के तहत मैंने इन मेटल्स को रखा। बहुत सारे मेटल्स होते हैं, आपका यूज होने वाले मेटल्स तो है, क्या क्या है हमारे पास, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। यहाँ हाइड्रोजन को इसलिए रखा गया क्योंकि हाइड्रोजन मेटल की तरह भी काम करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, मेटल्स वे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अवॉइड करने की, लूज करने की टेंडेंसी होती है। शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मर्क्यूरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड एंड Pt प्लैटिनम। इसको याद कैसे रखते हैं, इसको जैसे याद रखने का तरीका है, आप देखेंगे केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। फिर है इसे कहूँ, क्या है, हाई कोर्ट है आप, AAP आप, हाई कोर्ट है आप। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आप, ठीक है। यह हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग कैसे चलते हैं, तो कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। ये बच्चे लोग तो जानते ही, आप सभी जानते ही होंगे। खैर हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज समझनी है। यहाँ पर यहाँ देखेंगे कि इसे दिखाने का अर्थ है, आप देखेंगे हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है हम लोग डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं, मतलब मिनरल एसिड। You know that mineral acids are very strong acids, dangerous acid। हम लोग जो है ऑर्गेनिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जैसे फ्रूट्स में, बहुत सारे वेजिटेबल्स में, इमली में होता है ना, तो वो यूज़ होता है, उससे नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन मिनरल एसिड काफ़ी खतरनाक होता है, स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो इसमें हम लोग एक HCl के बारे में, और दूसरा H2SO4, और तीसरा HNO3। यहाँ पर 3 एसिड हम लोग लिए। कौन कौन से हैं, कौन कौन से एसिड है हमारे पास, तो आप देखेंगे कि एक है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये नाइट्रिक एसिड। हम फिलहाल अभी 2 से देखने जा रहे हैं, HCl और H2SO4। क्या दिया है कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने एल्युमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम को दिखाया, कैल्शियम में दिखा सकते हैं। इन दोनों को मैंने कहा, पोटेशियम और सोडियम को कभी भी रिएक्शन नहीं कराया जाता है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कराया जाता है। हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और जिससे ब्लास्ट हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो लैब में इसका टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इनको कराकर देखते हैं। जैसे जिंक है और H2SO4, क्या है ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। किस तरह में है ये एक्वस सॉल्यूशन है, और साथ में डाइल्यूट, मैंने लिखा वहाँ डाइल्यूट एसिड। ये सारे क्या है, डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड जो है वो क्या होते हैं, मान लीजिए 1 लीटर, मैंने बताया था 1 लीटर यदि एसिड है, 1 लीटर एसिड, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 लीटर में ½ लीटर एसिड माइनस कर दीजिए, ½ लीटर एसिड माइनस कर देते हैं।
अब हमारे पास हाफ लीटर एसिड हो गया और इसमें हाफ लीटर वाटर जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका एसिड और ये हो गया आपका वाटर। तो ये हो गया आप डाइल्यूट। क्या हो गया? डाइल्यूट। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाफ लीटर ही जोड़ना है, माने अगर प्योर एसिड में जैसे जैसे वाटर हम लोग डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, तो वो डाइल्यूट होते जाएगा। प्योर एसिड जो है वो एसिडिक फॉर्म को, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। तो एल्युमिनियम का H2SO4 के साथ में अब देखेंगे यहाँ पर ये मेटल है और ये H2 नॉन मेटल है। और यहाँ पर आ जाए हाइड्रोजन का, मेटल की बात कर रहे हैं अभी, यहाँ नॉन मेटल मत देखिए, नॉन मेटल के रूप में भी हाइड्रोजन है और मेटल के रूप में भी है। तो मेटल में अगर काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन है? इन दोनों को छोड़ के कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लीड, ये सारे जो है ये रिएक्शन करेंगे किससे? तो HCl से भी और H2SO4 से भी रिएक्शन करेंगे। माने हाइड्रोजन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के अबोव जो ऊपर होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, इससे ऊपर है, माने हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव जो होगा वही इन एसिड से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब कॉपर नहीं करेगा, मर्क्यूरी नहीं करेगा, सिल्वर और गोल्ड, प्लैटिनम नहीं करेगा। हाइड्रोजन से ऊपर जो है वो करेगा। क्या बनाएगा यहाँ पर? अगर रिएक्शन कराया जा रहा है इसको तो बनेगा क्या? देखिए, इसकी SO4 यहाँ पर आप क्लास 9th में देखे होंगे, जैसे SO4, तो इसकी जो वैलेंसी होती है 2 और एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो एल्युमिनियम 3 देता है और ये 2 लेने वाला है माइनस में। जब इनको क्रॉस कराया जाए तो क्या बनता है? बनता है Al2SO4 होल ट्राइस। यहाँ पर हम लोगों का यही चीज बनेगा। देखिए, जब एल्युमिनियम का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो Al2SO4 ट्राइस बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगा और हीट जनरेट होगा। नोटिस करते जाएंगे, मैंने कहा कि जो हाइड्रोजन से अबोव है, हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है, वही केवल इन एसिड से रिएक्शन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। जिंक का बात करते हैं हम लोग तो ये क्या बनाएगा? ZnSO4। इसके बाद मैग्नीशियम क्या बनाएगा? MgSO4। साथ में क्या होगा? H2 रिलीज होगा, H2 रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और क्या होगा? हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। समझ में आया? क्लियर हो गया ये आपका? H2 प्लस हीट जनरेट होगा। अब इन्हीं को जो है मैं क्या करता हूं, HCl एसिड से देखता हूं रिएक्शन करके। फिर से ले लें, 1 एल्युमिनियम सॉलिड में है और HCl जो कि डाइल्यूट है, डाइल्यूट अवश्य लिखेंगे, डाइल्यूट माने एक्वेस सॉल्यूशन हो गया। 2 नंबर जिंक सॉलिड फॉर्म में, HCl एक्वेस सॉल्यूशन डाइल्यूट में है। तीसरा जो है वो है हमारा मैग्नीशियम, तीसरा है मैग्नीशियम और इसको भी हम लोग HCl से रिएक्शन कराएंगे जो कि डाइल्यूट फॉर्म में है, एक्वेस सॉल्यूशन। इन तीनों से क्या बनेगा? यहाँ तो समझ में आ गया कि एल्युमिनियम जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट, और मैग्नीशियम जब करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ लिख सकते हैं आप एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट,
अब HCl के साथ कराते हैं, चूंकि मैंने बताया कि हाइड्रोजन से अबोव जो जो मेटल्स है वो रिएक्शन करेंगे। तो HCl के साथ एल्युमिनियम का कितना है 3 है, क्लोरीन का कितना है 1, मतलब क्या बनेगा इसका AlCl3 एल्युमिनियम क्लोरेट, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और हीट जनरेट होगा। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोरेट, जिंक का HCl के साथ तो क्या हो जाएगा जिंक क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगा और हीट जनरेट होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का जब करेंगे हम लोग क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगा प्लस हीट जनरेट होगा। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास बचता है HNO3। HNO3 के बारे में आप नोट करेंगे, मैंने 2 चीज़ें बताई, हाइड्रोजन से अबोव, हाइड्रोजन से अधिक जो रिएक्टिव होगा वो HCl और H2SO4 से रिएक्शन करेगा, केवल पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इतना जो है यही रिएक्शन करेगा, इसके नीचे वाला कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्लियर है। अब बात हो रही है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड की। तो एक चीज नोट करेंगे कि नाइट्रिक एसिड जो है वो, अगर हम लोग बोलते हैं कि HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो नाइट्रिक एसिड के बारे में बोल सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड। पहली बात है ये कि नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या है, ये किसी को ऑक्सीजन देकर ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए इसके साथ केवल 2 ही मेटल है जो रिएक्शन कर सकते हैं। उन 2 मेटल्स, वो 2 मेटल्स कौन से हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। नोट 1 क्या है, मेटल्स अबोव हाइड्रोजन रिएक्ट विथ HCl एंड H2SO4। मैंने बताया था हाइड्रोजन से ऊपर वाले रिएक्शन करेंगे और सॉल्ट फॉर्म करेगा, साथ में H2 गैस इवोल्यूशन होगी। नोट 2 ओनली जो है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये 2 ही कैन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड HNO3। ये 2 ही है बहादुर जो इससे फाइट कर सकता है, इससे रिएक्शन कर सकता है। कौन कौन, मैग्नीशियम, मैग्नीज। रीज़न क्या है, रीज़न मैंने बताया कि HNO3 जो है वो हाईली क्या है, रिएक्टिव है, साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीशियम की बात करेंगे सॉलिड फॉर्म में, जब इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराया गया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और यहाँ हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुआ, हीट जनरेट हुआ। मैग्नीज में भी वही साथ में है, डाइल्यूट एसिड HNO3 लिया, मैग्नीज को रिएक्शन कराया तो मैग्नीज सल्फेट, नाइट्रेट फॉर्म हुआ, साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट जनरेट हुआ। बस ये दो ही जो है HNO3 के साथ रिएक्शन कर सकता है। कारण बता दिया मैंने। ये 2 पॉइंट्स को याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। चलिए, हमारा जो है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक एसिड की चर्चा कर लेते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो एक्वारेजिया
एक्वा रेजिया जो है ना, ये एसिड का यूज़ होता है जब आप ज्वेलरी वगैरह साफ कराते हैं तो उस समय इस एसिड का यूज़ होता है। तो ये क्या है, एक तरह का मिक्सर है। किसका? तो मिक्सर है नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। और जब भी होता है ये 1:3, मतलब अगर 1 ग्राम हमारा एक भाग, मान लीजिए इसको 25 ml अगर नाइट्रिक एसिड है, 25 ml HNO3, तो 3 भाग यानी 75 ml क्या होना चाहिए हमारा, H2SO4। याद रहेगा 1:3 के रेशियो में होता है बाई वॉल्यूम। मतलब क्या है, यदि 25 मिलीलीटर HNO3 लेते हैं और उसमें 75 मिलीलीटर H2SO4 मिला देते हैं तो वो बन जाता है क्या, एक्वा रेजिया, ठीक है, एक्वा रेजिया। और ये जो है काफ़ी क्रोसिव होता है, ये जो है एक्वा रेजिया वेरी क्रोसिव जानते हैं, क्षय कर देता है, मेटल्स का क्षय कर देता है, क्रोजन। मैं लास्ट वाले टॉपिक में क्रोजन की चर्चा करूंगा। तो ये हाईली जो है क्रोसिव होते हैं और इसमें जो है मेटल जो रिएक्शन नहीं कर रहा था, कौन, तो जैसे हमारा सिल्वर और प्लैटिनम की बात करेंगे तो सिल्वर एंड प्लैटिनम, यहाँ नोट लिखेंगे हम लोग, नोट सिल्वर एंड प्लैटिनम जो है ये डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है और उसको गला देता है। कभी कभी आपके घर पर भी आता होगा बहुत कोई ज्वेलरी वगैरह साफ करने के लिए, तो वो कहता है कि इसको चमका देंगे, या कहीं भी आप लोग जाते हैं तो उसको वॉश कराते हैं, तो गोल्ड को ज़्यादातर क्या होता है, गोल्ड के सामान को साफ कराते हैं, तो वो एक्वा रेजिया साथ में रखता है, उस यूटेंसिल में एक्वा रेजिया को मिला देता है। जैसे ही गोल्ड को उसमें डाला गया, मान लीजिए इस बर्तन में जो है एक्वा रेजिया है, एक्वा रेजिया, और इसमें वो गोल्ड डालता है, ये गोल्ड का टुकड़ा डाला, ठीक है। मान लीजिए इसका वजन यदि 10 ग्राम है तो ये एक्वा रेजिया में ज़्यादा देर रखता है, रखने के बाद इसका जो परत है वो गल के नीचे आ जाता है, ये नीचे आ जाता है। और जब इसको निकालते हैं ये तो साइन कर रहा होता है, साइन कर रहा होता है, पता है इसका वजन कितना होगा, 9 ग्राम। 1 ग्राम कहाँ चला गया, इसमें रह गया और वो आदमी लेकर चला गया। तो यही होता है एक्वा रेजिया, जो गोल्ड को भी गला सकता है, इतना पावरफुल है। और मात्र उसमें कितना नाइट्रिक एसिड है, 1 में 1:3, मतलब अगर हम लोग बात करेंगे 25 ml नाइट्रिक एसिड तो 75 H2SO4, ये एक्वा रेजिया हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं कि बहुत सारे जैसे मेटल्स की बात करेंगे। अब देखिए मेटल्स की सब में हम लोगों ने टेस्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, वाटर के साथ, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम के साथ, साथ में अभी जो है हम लोगों ने एसिड के साथ भी रिएक्शन देख लिया कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक्वा रेजिया के बारे में जाना। अब हम लोग को जो लास्ट टॉपिक है मेटल्स का, किसके साथ रिएक्शन देखेंगे, तो कुछ मेटल्स के सॉल्ट्स के साथ। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ मेटल के सॉल्ट के साथ इनका रिएक्शन देखें। इस स्लाइड में लास्ट हमारा जो टॉपिक हो गया इसका, मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, माने दोनों ही मेटल्स है, एक प्योर मेटल है, दूसरा मेटल का कोई सॉल्ट है, उसका सॉल्यूशन। जैसे मेटल को लिया, दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल, फिर मेटल। समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक काम कीजिए, इसको मेटल ए मान लीजिए, इसको मेटल बी मान लीजिए, ठीक है। मेटल ए मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा
तो मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा और मेटल बी अलग हो जाएगा। ये तभी संभव होगा क्योंकि ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बताया था मैंने, एक्सोथर्मिक होता है जिसमें हीट जनरेट हो जाता है, हीट जनरेट होता है। तो यहाँ पर हीट भी दिखाएंगे जनरेट होते हुए। आइए, दो मेटल्स हमारे पास है पीबी सीयू। पीबी को सीयू से यहाँ पर देखेंगे, पीबी मोर रिएक्टिव, पीबी जो है लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो लेड कॉपर के सॉल्ट से रिएक्शन करेगा। अगर हम लोग यहाँ कॉपर रख दें और यहाँ लेड, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग कॉपर रख दें और यहाँ पर लेड, तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद कीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव मेटल होता है, वो लेस वाले रिएक्टिव मेटल को हटा देता है और उसके जगह, जैसे ये पीबी क्या करेगा, इसको हटा देगा। पीबी ये कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में से, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड का मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो इसमें से कॉपर को हटा देगा और स्वयं इसके जगह ले लेगा। ये किस कलर का है, तो ये कॉपर क्लोराइड अभी जो है वो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है। ठीक है, अब ग्रीन कलर का है तो जब ये बनाएगा तो क्या बनाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है पीबी और कॉपर के बीच में। तो पीबी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो पीबी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा किसको, कॉपर को। तो क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड के जगह पीबी क्लोराइड, लेड क्लोराइड बन जाएगा। इसका एक्वस सॉल्यूशन माने सॉल्ट सॉल्यूशन है। प्लस क्या होगा, मेटल बी अलग हो जाएगा। जो पीबी ने कॉपर को यहाँ से हटाया, पीबी ने कॉपर को हटाया, क्लोरीन को साथ ले लिया, तो कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। वाह, ठीक है। अब सेकेंड वाले में हम लोग देखते हैं, जैसे कॉपर क्या करेगा, अब कॉपर और ये क्या है, सिल्वर, दोनों में देखिएगा, कॉपर नीचे सिल्वर, मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ सिल्वर रखेंगे और यहाँ कॉपर, तो फिर रिएक्शन होगा ही नहीं। जो रिएक्शन करेगा, जिनके बीच रिएक्शन होगी, तो वो अधिक रिएक्टिव वाला यहाँ होगा। यहाँ पर क्या है, कॉपर जो है अधिक रिएक्टिव है सिल्वर से। यहाँ पीबी जो है, पीबी वो अधिक रिएक्टिव था कॉपर से, तभी ये कॉपर क्या करेगा, कॉपर इस एजी को डिस्प्लेस कर देगा और स्वयं इसके जगह बैठ जाएगा, कॉपर आकर यहाँ बैठ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, कॉपर का नाइट्रेट यानी कॉपर का सॉल्ट बन जाएगा। तो कॉपर का सॉल्ट बनाइए, CuNO3 ट्वाइस। ठीक है, कॉपर का जो वैलेंसी होता है 2 होता है, ट्वाइस, प्लस यहाँ से कौन हट गया, सिल्वर हट गया, Ag, यहाँ 2, यहाँ भी 2 कर दिया हमने। और ये जो है ये कलरलेस था, इसकी कोई भी कलर नहीं थी, सिल्वर नाइट्रेट की कोई कलर नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ पर ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना, ये ब्लू कलर का। यहाँ पर ग्रीन कलर था और ये फिर कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया। यही तो बात याद रखनी है केवल। लेड को कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो लेड क्लोराइड बना प्लस कॉपर अलग हो गया। कॉपर क्लोराइड का कलर था ग्रीन कलर, बाद में लेड क्लोराइड बना, वो कलरलेस हो गया, कोई भी कलर नहीं। किस तरह का है, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक होगा तो हीट जनरेट कर जाएगा, हीट जनरेट होगा। ठीक है, दूसरे में कॉपर जो इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, देन कॉपर रिएक्ट विथ द सिल्वर नाइट्रेट, और बनाता क्या है, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर को अलग करता है, हीट जनरेट होता है। पहले ये सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस था, अब ये ब्लू कलर का बना। तो
तो ये क्यों बना, यदि हमें पूछा जाए कि ये लेड क्लोराइड कलरलेस क्यों हुआ, तो लिखेंगे ड्यू टू फॉर्मिंग ऑफ, क्या फॉर्म किया, तो लेड क्लोराइड बनने के कारण इसका कलर चला गया। ये ब्लू कलर का क्यों हुआ कलरलेस से, तो यहाँ भी वही रीज़न लिखेंगे, ड्यू टू फॉर्मिंग कॉपर नाइट्रेट। चलिए ये क्लियर हो गया हम लोगों का। अब जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके अंतर्गत हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स को देखेंगे, और एट लास्ट हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंसेस को पुट करेंगे। और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।